स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्मा नर्सिंग वर्ल्ड में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पेप्टिक अल्सर डिजीज, जो कि हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन सीरीज चल रही थी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट या फिर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में। तो हम शुरू करते हैं फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो जानते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है। पेप्टिक अल्सर डिजीज को पीयूडी के नाम से भी जाना जाता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीयूडी भी कहा जाता है। देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिजीज होता क्या है। ये पेप्टिक अल्सर इज एन अल्सरेशन। तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? एक अल्सरेशन। अल्सरेशन का मतलब क्या होता है? छाले होना या फिर इरोजन कह सकते हैं इसको। इन द म्यूकोजल वॉल ऑफ द स्टमक। कहां पे होता है? म्यूकोजल वॉल, जहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है स्टमक में, वहां पर क्या होता है? अल्सरेशन, छाले हो जाते हैं। स्टमक, पाइलोरस, ड्यूडेनम और ईसोफेगस, इनकी जो म्यूकोजल वॉल होती है उसमें अल्सरेशन हो जाना। फिर क्या है? इन पोर्शन एक्सेसिबल टू गैस्ट्रिक सेक्रेशन, इरोजन में एक्सटेंड थ्रू द मसल। क्या होता है? गैस्ट्रिक सेक्रेशन के अंडर में आने वाले जीआई ट्रैक्ट के जितने भी पोर्शन होते हैं उनमें अल्सरेशन हो जाती है, और ये अल्सरेशन या फिर इसका जो इरोजन होता है वो मसल लेयर तक जा सकता है स्टमक में। तो अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या होता है पेप्टिक अल्सर का। पेप्टिक अल्सर के कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला हमारा टाइप है ईसोफेजियल अल्सर। ईसोफेजियल अल्सर जो कि इंसिडेंस इसके देखने को मिलते हैं वो 5% देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर है। सबसे कम होने वाला अल्सर है पेप्टिक अल्सर का ये टाइप ईसोफेजियल अल्सर। कॉमनली इन लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। कहां होता है? लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस। जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि जो जीआई ट्रैक्ट के ऐसे पार्ट जो HCl के कांटेक्ट में रहते हैं, गैस्ट्रिक एसिड के कांटेक्ट में रहते हैं, तो वहां पे क्या होता है? उनमें इरोजन होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वहां पे क्या हो सकता है? अल्सरेशन हो सकती है। दूसरा है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि कितना है? 15%, 15% है। इन पाइलोरस एंड एंट्रम। ये क्या है? कहां होता है? जो स्टमक का पार्ट होता है पाइलोरस और एंट्रम, उसमें ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके बाद है तीसरा हमारा ड्यूडिनल अल्सर, जो कि 85% है, जो कि कॉमन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडिनम होता है और स्टमक के बाद का पार्ट होता है। इसमें अल्सरेशन होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं और मोस्ट कॉमन अल्सर है जो कि कौन सा है? ड्यूडिनल अल्सर। 85% देखने को मिलता है। उसके बाद देखते हैं कॉजेज और रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या क्या ऐसी वजह होती हैं जिनके कारण बस क्या होता है? पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज होती है एक पर्सन की बॉडी में। पहला हमारा है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी इसकी फुल फॉर्म होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसकी वजह से 90% पेप्टिक अल्सर होता है। 90% पेप्टिक अल्सर का अकरेंस जो है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद में क्या है हमारा? कुछ ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स लाइक NSAIDs, स्टेरॉइड्स। NSAID नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इनमें क्या होता है? ये जो म्यूकोजल वॉल होती है स्टमक की, उन पर सीधे जाकर के अटैक करती हैं, सीधे म्यूकोजल वॉल का डिस्ट्रक्शन करने लगती हैं, जो हमारी NSAIDs होती हैं। NSAIDs लाइक आइब्यूप्रोफेन। आइब्यूप्रोफेन दवाइयां जैसी दवाइयां होती हैं, तो वो क्या करती हैं? सीधे के सीधे जो स्टमक की म्यूकोजल वॉल है उसको डिस्ट्रक्ट करने लगती हैं जाकर के। इसीलिए जो NSAIDs दवाइयां होती हैं उनको खाने के साथ दिया जाता है, खाली पेट कभी रिकमेंड नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला कारण है इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व का एक फंक्शन होता है जो क्या करती है? HCl का स्टिमुलेशन, HCl का सेक्रेशन करवाती है। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो वो HCl का सेक्रेशन करवाती है। और जब इंक्रीज स्टिमुलेशन है, मतलब क्या है कि जो वेगस नर्व बहुत ज्यादा स्टिमुलेट हो रही है तो उसका फंक्शन है HCl का सेक्रेशन करवाना। अब वो बहुत ज्यादा ही HCl का सेक्रेशन करवाएगी। ज्यादा HCl के सेक्रेशन की वजह से भी पेप्टिक अल्सर कॉज हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस। स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है, स्मोकिंग भी एक वजह हो सकती है, अल्कोहल भी एक कारण बन सकता है पेप्टिक अल्सर होने का। उसके बाद क्या है? हेड इंजरी। हेड इंजरी में क्या होता है? हेड इंजरी में जो वेगस नर्व होती है
उसके कंप्रेशन की वजह से उसका स्टिमुलेशन ज्यादा होता है, तो उसमें वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। पेप्टिक अल्सर में जो हेड इंजरी है वो कैसा काज है, हेड इंजरी हुई तो उस पर्सन का आईसीपी बढ़ा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा, तो इंट्राक्रेनियल जब प्रेशर बढ़ा तो वहां पे क्या हुआ, कुशिंग अल्सर हुआ। कुशिंग अल्सर जो होता है वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से हेड इंजरी होने के बाद में जो अल्सर बनता है उसको हम कुशिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कारण है बर्न्स। जब किसी को सीवियर बर्न हो जाता है तो वहां पर भी अल्सर हो जाता है, और सीवियर बर्न की वजह से जो पेप्टिक अल्सर होता है उसका कारण रहता है कि बॉडी बहुत ज्यादा ही डिहाइड्रेट हो जाती है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो वहां पर भी अल्सर देखने को मिल सकता है। जो बर्न की वजह से अल्सर हो रहा है उसको हम कर्लिंग अल्सर का नाम देते हैं, कर्लिंग अल्सर के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉज बन रहा है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम क्या होता है, जो स्टमक में जी सेल्स होती हैं, जी सेल्स में ट्यूमर बनने लगते हैं, ट्यूमर बनने की वजह से एक कारण बनता है कि वहां पे HCl का सेक्रीशन जो है वो ज्यादा मात्रा में होने लगता है, तो उसको हम जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम कहते हैं। वो भी एक वजह हो सकती है कि अल्सरेशन हो जाए। उसके बाद है कैफीन और चॉकलेट। चॉकलेट में भी कैफीन होती है, तो दोनों कारण एक जैसे हैं, तो ये भी HCl के सेक्रीशन में ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद है हमारा स्पाइसी फूड, ज्यादा मिर्चा वाला खाना खाना या ज्यादा तीखा खाना खाना, तो वो भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है, वो भी स्टमक की म्यूकोजल वाल को इरोज कर सकता है। अब देखते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज वाले पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, या फिर पेप्टिक अल्सर के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे जिस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज होगी। पहला है, हम देखते हैं गैस्ट्रिक अल्सर्स वाले पेशेंट को क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। शार्प पेन इन लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, कहां होगा, लेफ्ट मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, जहां पे स्टमक है, स्टमक के पाइलोरस और एंट्रम पार्ट जहां पर है, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, और लेफ्ट साइड में कैसा पेन होगा, शार्प मतलब चुभन जैसा पेन होगा एकदम। कब होगा, 30 to 60 मिनट आफ्टर ईटिंग फूड, 30 से 60 मिनट बाद, आधे घंटे से 1 घंटे के बाद खाना खाने के बाद में वहां पर क्या होगा, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन के लेफ्ट साइड में शार्प पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, हेमाटोएमेसिस। हेमाटोएमेसिस क्या होता है, ब्लड इन वोमिटिंग, कहां ब्लड, ब्लड इन वोमिटिंग, उसको क्या होगा, वोमिटिंग होगी, क्या होगा, वोमिटिंग होगी, मतलब उसको उल्टी आएगी, उल्टी के साथ में क्या आएगा, रेड कलर की होगी, क्योंकि वहां पर छाले हैं, अल्सर हैं उसके, कहां पे, स्टमक में, स्टमक में है, तो वो वहां पे क्या हो रहा है, ब्लड का रिसाव हो रहा है, तो क्या होगा, उल्टी के साथ में ब्लड आएगा और रेड कलर की उल्टी होगी वहां पे। नोजिया और वोमिटिंग, उसको नोजिया और वोमिटिंग फील करेगा। उसके बाद में परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब हो सकता है स्टमक में छेद हो जाए। कब छेद हो जाए, पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो उसकी मसल लेयर तक एक्सटेंड कर सकता है, मसल लेयर तक अल्सर जा सकता है। जब बहुत ज्यादा सीवियर अल्सर हो जाएंगे तो वहां पर क्या देखने को मिल सकता है, स्टमक में परफोरेशन भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखते हैं ड्यूडिनल अल्सर में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। बर्निंग पेन इन मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन, कहां पे, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग पेन मतलब जलन के साथ में दर्द, या फिर जलन जैसा दर्द महसूस करेगा पेशेंट। और कब होगा ये दर्द, 1 से 3 घंटे, 1 to 3 आवर्स आफ्टर ईटिंग फूड, खाना खाने के 1 से 3 घंटे के बाद में मरीज को जलन जैसी महसूस होगी, कहां पे, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में। और क्या होगा उसके साथ में, उसको नोक्ट्यूरल अवेकनिंग देखने को मिलेगी, जैसे कि मरीज ने खाना खाया और खाना खाने के बाद में वो सो गया, तो सोने के बाद में उसको 1 से 3 घंटे के बाद में वहां पे क्या देखने को मिलेगा, दर्द होगा। जब दर्द होगा तो वो क्या करेगा, उठेगा, तो उसको हम नॉक्ट्यूरल, नॉक्ट्यूरल का मतलब है नाइट टाइम में, मतलब रात में क्या होगा, अवेकनिंग, रात में ज्यादातर वो जगेगा। जगेगा इसलिए क्योंकि खाना खाने के बाद 1 से 3 घंटे के अंदर में
क्या हो रहा है, उसको ज्यादा दर्द होगा तो वो उठेगा, तो उसको हम नॉक्च्यूरल अवेकनिंग का नाम देते हैं। उसके बाद मेलेना देखने को मिलेगा। मेलेना क्या होता है? मेलेना होता है डार्क स्टूल, मतलब स्टूल में ब्लड, स्टूल जो आ रहा है वो ब्लड के साथ आ रहा है। तो ब्लड के साथ स्टूल क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होने की वजह से तो क्या होगा, स्टूल के साथ में जो मटेरियल है उसके साथ ब्लड मिल जाएगा और स्टूल में उसके ब्लड निकलेगा, मतलब रेड कलर का स्टूल, ब्लैक टेरी स्टूल होगा। ठीक है, ब्लैक कलर का स्टूल होगा। उसके बाद में क्या है, पेन रिलीव्ड आफ्टर ईटिंग। जैसे ही मरीज क्या करेगा, खाना खाएगा तो उसको दर्द कम होगा, और दर्द बढ़ेगा कब? 1 से 3 घंटे के बाद में, कब? खाना खा चुका होगा उसके बाद में। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में इसका अपोजिट था। जैसे ही वो खाना खा रहा था तो तुरंत ही उसके दर्द हो रहा था, वहां पे जल्द ही दर्द हो रहा था, 1 घंटे के अंदर अंदर उसके दर्द शुरू हो जा रहा था। यहाँ पर क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है कि खाना खाते टाइम उसको दर्द कम महसूस होगा, और खाना खाने के बाद में जब इंटेस्टाइन में खाना पहुंचेगा तब उसको दर्द महसूस होगा वहां पे। उसके अलावा हमारा एक था ईसोफेजियल अल्सर। उसमें क्या था, ईसोफेजियल अल्सर तो क्लियर है कि उसमें जैसे ही पेशेंट खाना खाएगा, जब खाना नीचे की तरफ बढ़ेगा तो क्या होगा, वहां पे उसको पेन महसूस होगा। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। देखते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो किस तरीके से बॉडी में प्रोग्रेस कर रही है। तो सबसे पहले तो एच पाइलोरी मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन जो था वो क्या हुआ, बॉडी में एंटर हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही वो एंटर हुआ, impaired duodenal bicarbonate secretion and moderate increase in acid activity। तो उसने क्या किया, जाके जो जैसे वो ड्यूडेनम तक पहुंचा तो वहां पे क्या किया उसने, जो बाइकार्बोनेट सेक्रीशन था या वहां पे म्यूकस, बाइकार्बोनेट और म्यूकस का सेक्रीशन था, तो वहां पे उसने क्या किया, इंपेयरमेंट कर दिया। जो बाइकार्बोनेट और वहां पे म्यूकस सेक्रीशन होता है वो HCl से प्रोटेक्ट करता है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर काम करते हैं ये ड्यूडेनम के अंदर। तो वहां पे क्या हुआ, जो बाइकार्बोनेट था उसका इंपेयरमेंट हुआ, और जो एसिड एक्टिविटी थी HCl भी क्या हुआ, मॉडरेटली, तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे उसका भी इंपेयरमेंट हो गया। उसके बाद क्या, डिक्रीज्ड ड्यूडेनल बफरिंग कैपेसिटी। तो वहां पे क्या हुआ, जो बफरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि जो ड्यूडेनम का पीएच बैलेंस होना होता है, तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे पीएच बैलेंस भी नहीं हो पा रहा सही से, तो क्या हुआ, ड्यूडेनल की जो कैपेसिटी थी, बफरिंग कैपेसिटी, वो भी डिक्रीज हो गई वहां पे। फिर क्या हुआ, वहां पे जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही थी उसका इंपेयरमेंट है वो हो नहीं पा रहा, तो क्या हुआ, और पीएच भी बैलेंस नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा है, गैस्ट्रिक इंजरी हो गई वहां पे उतने पार्ट में इंजरी हो गई। इंजरी होने की वजह से क्या हुआ, इन्फ्लामेशन आ गई। इन्फ्लामेशन आने से क्या हुआ, जो साइज था उसका, जो ड्यूडेनम या फिर गैस्ट्रिक साइज है उसमें भी एनलार्जमेंट हो गया, जैसे कि गैस्ट्रिक मेटाप्लेसिया वहां पे हो गया। उसके बाद में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन डिस्टर्ब्स द प्रोसेस ऑफ म्यूकोजल डिफेंस और रीजनरेशन। तो वहां पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन ने क्या कर दिया, जो म्यूकोजल डिफेंस, जैसे कि पहले ही बताया कि जो प्रोटेक्टिव लेयर बन रही थी वहां पे क्या हुआ, उसमें डिस्रप्शन आ गया। तो म्यूकोजल डिफेंस जो बैरियर बन रहा था उसमें डिस्रप्शन आ गया, जिससे क्या हुआ, वहां पे जो सेल्स थी वो रीजनरेशन नहीं उनका हो पा रहा था, वो रीजनरेट नहीं हो पा रही थी। फिर क्या हुआ, उसके बाद अल्सरेशन हो गई, जो कि हमारा पेप्टिक अल्सर होना था, फाइनली पेप्टिक अल्सर हो गया वहां पे। उसके बाद देखते हैं कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या जांचें हम पेप्टिक अल्सर डिजीज में करवाते हैं। पहला है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम सिम्टम और साइंस वगैरह जो है वो पता करते हैं। उसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन पूछते हैं, कॉज को पता करने के लिए कि क्या कॉज रहा होगा, उन सब चीजों के लिए पूछते हैं, पूरी डिटेल्स लेते हैं। उसके बाद एक टेस्ट करवाते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। तो क्या होता है, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होता है वो यूरिएज नाम का एंजाइम सेक्रेट करता है। एंजाइम सेक्रेट करता है तो जो बॉडी में यूरिया होती है उसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है।
उसके लिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको यूरिया के कैप्सूल दिए जाते हैं, यूरिया के कैप्सूल वो खाता है। ठीक है, तो खाने के बाद में क्या होता है तो देखा जाता है कि जो एयर है, जो पेशेंट एक्सहेल कर रहा है, अपनी सांस को बाहर निकाल रहा है, उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। अगर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पॉजिटिव होता है तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और अमोनिया भी वहां पे प्रेजेंट होती है। और जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, इसमें फिजिशियन क्या करता है, बलून के अंदर उसकी जो एयर होती है, एक्सहेल की हुई एयर होती है, उसको कलेक्ट करता है। उसके बाद हमारा एक टेस्ट होता है अपर जीआई एंडोस्कोपी। अपर जीआई एंडोस्कोपी में क्या किया जाता है, इसमें एंडोस्कोपी में विजुअलाइजेशन किया जाता है जीआई ट्रैक्ट का। इसमें कैमरा डाल के क्या करते हैं फिजिशियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, अंदर डालते हैं कैमरे को और चेक करते हैं कि कहां कहां पर अल्सर हुए हैं। अल्सर या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जैसी समस्याओं के लिए ट्यूमर को भी चेक किया जाता है, कहां पे कितनी इन्फ्लामेशन आई है। उसके अलावा चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है बेरियम मील स्टडी। बेरियम मील स्टडी में क्या किया जाता है, इसमें एक्सरे लिए जाते हैं। पहले तो पेशेंट को 7 से 8 घंटे के लिए एनपीओ रखा जाता है, नील पर ओरल रखा जाता है, खाने पीने के लिए उसको कुछ नहीं दिया जाता है। फिर उसके बाद में उसको बेरियम सल्फेट पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है, बेरियम सल्फेट पिलाया जाता है। बेरियम सल्फेट पिलाने के बाद में जब वो जीआई ट्रैक्ट में इकट्ठा होने लगता है, एक तरीके की डाई होती है, इसको पिलाया जाता है। उसके बाद में सीरीज ऑफ एक्सरेज लिया जाता है, कई एक्सरे लिए जाते हैं जिसमें चीजों को देखा जाता है। उसके बाद बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी भी एंडोस्कोपी मेथड से की जाती है, किया जाता है। बायोप्सी जब की जाती है तो इंस्ट्रूमेंट को अंदर डाला जाता है, उससे छोटे से जो पीस होते हैं टिश्यू के, वो उसको कट कर लिया जाता है और बाहर निकल लिया जाता है। तो बायोप्सी भी कराते हैं, जैसे कि जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में ट्यूमर बन रहा था, उन सब चीजों को चेक करने के लिए वहां पे बायोप्सी भी करवाई जाती है। आप देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर का मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, पेप्टिक अल्सर को कैसे कैसे ट्रीट करते हैं। सबसे पहला है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। मतलब क्या है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो हम क्या कर रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, मेडिसिन से बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं, तो वो हम कैसे करते हैं। सबसे पहला है हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स मतलब क्या है, हिस्टामाइन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो क्या कर रहे हैं, एसिड सेक्रेशन को कम कर रहे हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि एसिड सेक्रेशन कम कैसे होता है। जो स्टमक में पैराइटल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, एसिड का सेक्रेशन करवाती हैं। जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका सेक्रेशन करवाती हैं। तो ये जो हमारी H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स दवाइयां हैं, ये क्या कर रही हैं, जो पैराइटल सेल्स पर हिस्टामाइन प्रेजेंट हैं उनको क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कर रहे हैं, जो हिस्टामाइन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करके क्या होगा, जो एसिड का सेक्रेशन होगा तो उसको सप्रेस या कम किया जा सकता है। सबसे पहला एग्जांपल है हमारा रेनिटिडिन, जिसको हम एसी लॉक के नाम से जानते हैं, एसी लॉक या फिर रेंटक के नाम से जानते हैं। निजाटिडिन, फेमोटिडिन, ये दवाइयां आती हैं इसमें। दूसरा है हमारा प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन को कम करते हैं। उसका एग्जांपल है हमारा ओमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्राजोल। बहुत आम दवाइयां होती हैं, ये हर जगह मिल जाती हैं। तो ये खाली पेट दी जाती हैं, बिना खाना खाए ये दी जाती हैं। खाना खाने से 1 घंटे पहले इन दवाइयों को ओरली दिया जाता है पेशेंट को। उसके बाद क्या है, तीसरा हमारा एंटासिड्स। एंटासिड्स जो क्या करते हैं, एक स्टमक में प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं और क्या करते हैं, इरोजन से बचाने में मदद करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर है हमारा गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स। गैस्ट्रिक प्रोटेक्टेंट्स क्या होते हैं, जो ये क्या करते हैं, क्रिएट्स प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट एसिड। इनका काम होता है एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देना स्टमक में एसिड के अगेंस्ट, जिस पर एसिड काम नहीं कर पाता है। तो इनका एग्जांपल है हमारा मीजोप्रोस्टॉल या फिर सुक्रालफेट जैसी दवाइयों को हम देते हैं वहां पे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। अब जब ट्रीटमेंट ऑफ एच पाइलोरी करना हो, जब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन हो, तब उसमें क्या क्या मेडिसिन हम देते हैं। वहां पे 2 तरीके के रेजिमे यूज किए जाते हैं, एक होता है ट्रिपल थेरेपी और दूसरा होता है क्वाड्रुपल थेरेपी।
ट्रिपल से सीधा पता चल रहा है कि इसमें 3 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है और क्वाड्रुपल थेरेपी में 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कोई अकेली एंटीबायोटिक्स ट्रीट नहीं कर सकती हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ट्रिपल और क्वाड्रुपल थेरेपी को यूज किया जाता है। ट्रिपल थेरेपी में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला है इसोमेप्राजोल जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थी, अमोक्सिसिलिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये दोनों दवाइयां हमारी एंटीबायोटिक्स है, इनका कॉम्बिनेशन चलता है इसमें। या फिर इसोमेप्राजोल की जगह हम लेंसोप्राजोल भी यूज कर सकते हैं वहां पे। उसके बाद क्या है, दूसरा है हमारा इसोमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल और क्लेरिथ्रोमाइसिन, इन 3 दवाइयों का भी कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। फिर है हमारा क्वाड्रुपल थेरेपी। क्वाड्रुपल थेरेपी में 4 दवाइयां होती हैं, इसोमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, बिस्मथ, सबसैलिसिलेट, ठीक है। इन 4 दवाइयों का कॉम्बिनेशन वहां पे यूज किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट में, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या क्या किया जाता है, कौन कौन सी सर्जरी पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए की जा सकती है। सबसे पहली है बेगोटमी। बेगोटमी किसके लिए की जा रही है, जो हमारी कौन सी थी, वेगस नर्व, जो हमारी वेगस नर्व थी उसके लिए बेगोटमी की जा रही थी, जिसका हाइपर स्टिमुलेशन हो रहा था, जिसकी वजह से HCl का प्रोडक्शन और सेक्रीशन ज्यादा मात्रा में हो रहा था। तो बेगोटमी में वेगस नर्व के डिविजन्स कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है वहां पे HCl का प्रोडक्शन कम हो जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा टोटल गैस्ट्रेक्टमी। टोटल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है, जो स्टमक होता है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और वहां पे क्या होता है, HCl का कोई उसकी जड़ ही खत्म कर दी, तो मतलब अब HCl वहां पे रहा ही नहीं। ईसोवेगस को सीधे डोडिनम के साथ जोड़ दिया गया, बात खत्म। उसके बाद है एंटेरेक्टमी। एंटेरेक्टमी क्या होता है, इसमें जो स्टमक का लोअर पार्ट होता है एंट्रम, एंट्रम को रिमूव कर दिया जाता है और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ड्यूडिनम के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आती है सर्जरी हमारी बिलरोथ बन, बिलरोथ फर्स्ट, इसमें क्या किया जाता है, गैस्ट्रो डियोडिनोस्टमी। इसमें क्या किया जाता है कि जो स्टमक होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, स्टमक के कुछ पार्ट को, कुछ पार्ट का मतलब एंट्रम और पाइलोरस को रिमूव करके जो बचा हुआ पार्ट है उसको डियोडिनम के साथ जोड़ दिया जाता है। यहां तक कि क्या किया जाता है, डियोडिनम का भी कुछ पार्ट इसमें रिमूव किया जाता है, तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोडियोडिनोस्टमी। बिलरोथ बन के नाम से सर्जरी जानी जाती है। उसके बाद हमारी एक सर्जरी होती है बिलरोथ सेकंड या बिलरोथ 2, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोडियोडिनोस्टमी। इसमें क्या किया जाता है, स्टमक का पार्ट और डियोडिनम को रिमूव करके सीधे का सीधे जियोजिनम के साथ, जो जियोजिनम होता है हमारा, उसके साथ बचे हुए पार्ट्स को जोड़ दिया जाता है। उसके बाद आती है पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी में क्या किया जाता है, जो कैनाल होती है पाइलोरस, पाइलोरस को बड़ा कर दिया जाता है, उसकी ओपनिंग होती है उसको बड़ा कर दिया जाता है, ताकि क्या हो, वहां पर जो फूड पास हो रहा है वो बहुत जल्द ही पास हो जाए, ज्यादा देर तक ना रुके, तो पेन नहीं होगा वहां पे। यहाँ तक कि डोडिनम को भी एनलार्ज किया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको भी एनलार्ज कर दिया जाता है पाइलोरोप्लास्टी में। तो उसके बाद क्या था हमारा गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हमने पढ़ा था टोटल गैस्ट्रेक्टमी, ये होता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में क्या होता है, जो कुछ पार्ट होते हैं स्टमक के उनको क्या किया जाता है, उनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे भी क्या हो, वहां पे HCl का सेक्रीशन ना हो। तो अब हम देखते हैं कि जो पेप्टिक अल्सर डिजीज के पेशेंट होते हैं उनको हेल्थ एजुकेशन क्या दी जाए, क्या सलाह दी जाए, जिससे कि उनको जो पेप्टिक अल्सर डिजीज है उसके सिम्टम्स में थोड़ी राहत मिल सके। पहला है हमारा एनकरेजिंग टू हैव फूड्स कंटेनिंग फ्लेवोनॉइड्स सच एज एप्पल विच में इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब ऐसे फूड्स खाने हैं जिनमें फ्लेवोनॉइड्स हो, जैसे कि एप्पल, सेब खाना है, जिससे क्या हो सके, जो बैक्टीरिया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी उसकी ग्रोथ वहां पे कम हो सके। उसके बाद दूसरा है हमारा एनकरेजिंग टू ईट विटामिन बी एंड कैल्शियम कंटेनिंग फूड्स। मतलब ऐसे खाना खाना है, ऐसा फूड लेना है जिसमें विटामिन बी की मात्रा हो बढ़िया और कैल्शियम भी हो उसमें, तो उससे भी क्या हो सकता है, रिलीफ मिलेगी और क्या होगा, जो पेप्टिक अल्सर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद है अवॉइड स्पाइसी फूड। कॉज ही था हमारा सीधा कि स्पाइसी फूड की वजह से होता है, तो क्या करना है, स्पाइसी फूड जो ज्यादा मसाले वाली चीजें हैं,
तीखी मिर्चे वाली चीजें हैं उनको नहीं खाना है। फिर है अवॉइड चॉकलेट एंड कॉफी। वहां पे क्या करना है, चॉकलेट और कॉफी भी कॉज कर रहे थे उसको, तो चॉकलेट और कॉफी को भी अवॉइड करना है, नहीं खाना है। उसके बाद है हमारा अवॉइड स्वीट फूड्स, जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पड़े हुए हैं, ऐसे फूड्स को भी अवॉइड करना है। या फिर डायरेक्ट जो मिठाई होती है, मिठाई को भी नहीं खाना है, उससे भी जो पेप्टिक अल्सर है वो बढ़ सकता है। उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं पेप्टिक अल्सर अकर हो रहा था, तो क्या करना है, स्ट्रेस को भी कम लेना है, स्ट्रेस को भी कम करने के तरीके ढूंढने हैं। उसके बाद है एडवाइस टू डू एक्सरसाइज। कितने मिनट तक, 30 मिनट तक एक्सरसाइज को भी करना है। पेशेंट से हमें कहना है कि रेगुलर एक्सरसाइज करे, उससे क्या हो, पेप्टिक अल्सर में थोड़ी आराम मिलेगी और स्ट्रेस कम होगा, उससे भी वहां पे रिलीफ मिल सकती है। अब हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर में नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं। पहला है हमारा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इरिटेशन ऑफ म्यूकोजा एंड मसल स्पाज्म। तो पहला डायग्नोसिस ये है, तो इसमें हम इंटरवेंशंस क्या क्या करेंगे। एडमिनिस्ट्रिंग एंटासिड एज प्रिस्क्राइब्ड, और भी जो कुछ दवाइयां डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी हैं उनको एडमिनिस्टर करना है। इंस्ट्रक्टिंग टू अवॉइड स्पाइसी फूड, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है या एडवाइस देनी है कि वो स्पाइसी फूड को अवॉइड करे। और इनकरेजिंग टू अवॉइड लार्ज मील्स, मतलब लार्ज मील्स जो है क्या करे, अवॉइड करे, मतलब ज्यादा एक साथ इकट्ठा ना खाए, तो उसको भी अवॉइड करना है। और क्या करे, टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स, क्या करे, कम क्वांटिटी में एक छोटे इंटरवल पर या कम टाइम में, कम टाइम के साथ कम क्वांटिटी में वो खाना खाए। उसके बाद है दूसरा इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू पेन। पेन होने की वजह से कुछ खा पी नहीं पा रहा है, तो क्या है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन हो रहा है। इसमें भी इंटरवेंशन जो है वो सेम ही रहेंगे लगभग, ठीक है। उसके बाद तीसरा है एंजाइटी रिलेटेड टू नेचर ऑफ डिजीज एंड लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। एंजाइटी है उसको डिजीज की वजह से या फिर लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट, जो भी उसकी मेडिसिन चल रही है या फिर सर्जरी हुई है, तो उससे रिलेटेड उसको एंजाइटी वहां पे हो रही है। तो यहाँ पर इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अलग अलग मूड डाइवर्जन थेरेपीज को यूज कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पेप्टिक अल्सर डिजीज आज खत्म हुआ। और जो है नेक्स्ट वीडियो जिस चीज पे चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।